बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इस एपिसोड पर पहुंचकर हमारी सीरीज एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि आज से हम जुल्करनैन के वाकये की उन बातों पर चर्चा शुरू करेंगे जिनमें सबसे ज्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं। मुद्दा याजूज और माजूज का है। जुल्करनैन की तीसरी यात्रा का विवरण सूरह कहफ की आयत नंबर 42 से शुरू होकर 99 तक चलता है। इसे समझाने से पहले मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ कि इस वाकये में क्या हो रहा है। जुल्करनैन अपने तीसरे सफर के दौरान एक रास्ता पकड़ते हैं और दो बड़ी बाधाओं के बीच पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने नाम से जिक्र नहीं किया, लेकिन कुछ संकेत दिए हैं। उनमें से एक संकेत यह है कि जुल्करनैन उनकी भाषा मुश्किल से समझ पाते हैं। वे लोग जुल्करनैन से कहते हैं, ऐ जुल्करनैन, हम याजूज और माजूज से परेशान हैं। वे धरती में शरारत और फसाद फैला रहे हैं। क्या आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना सकते हैं? इसके बदले हम आपको कुछ मुआवजा देंगे। जुल्करनैन जवाब देते हैं, जो मेरा रब मुझे देता है वह तुम्हारे मुआवजे से कहीं बेहतर है। हाँ, तुम अपनी मेहनत और ताकत से मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारे और याजूज और माजूज के बीच एक मजबूत दीवार बना दूंगा। उन्होंने लोहे की चादरों से एक दीवार बनाने को कहा। जब वह दीवार गर्म होकर लाल हो गई, तब जुल्करनैन ने उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। सूरह कहफ के मुताबिक यह एक ऐसी दीवार बन गई जिसे याजूज और माजूज न चढ़ सकते थे और न उसमें सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, लेकिन जिस दिन रब चाहेगा यह दीवार टूट जाएगी। उस दिन याजूज और माजूज बड़ी तेजी से लहरों की तरह निकलेंगे। यह वाकया आपको सिर्फ एक कहानी जैसा लगेगा, लेकिन जुल्करनैन की तीसरी यात्रा में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां और संकेत छिपे हैं। मैं इस यात्रा के हर पहलू पर विस्तार से अपनी रिसर्च आपसे साझा करूंगा। इस यात्रा को और दिलचस्प और आसान बनाने के लिए मैंने इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जुल्करनैन की दीवार पर होगा। उसकी प्रकृति क्या है, उसने याजूज और माजूज को कैसे रोका है और वह अब तक क्यों नहीं टूटी। दूसरा हिस्सा याजूज और माजूज पर होगा। वे कौन हैं, इंसान हैं या कुछ और क्या वे अब निकल चुके हैं या अभी भी कैद हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जुल्करनैन की उस दीवार पर जिसे कुछ लोग दीवार चीन से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जुल्करनैन की दीवार नहीं हो सकती, क्योंकि जुल्करनैन की दीवार लोहे और तांबे से बनी थी, जबकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ईंटों और लकड़ियों से बनी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जुल्करनैन की दीवार उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की सीमा पर है। 8वीं सदी के अब्बासी खलीफा अल वासिक बिल्लाह ने इस दीवार को खोजने के लिए एक अभियान चलाया था। इस अभियान का नेतृत्व सलाम नाम के व्यक्ति ने किया। 2 साल तक चलने वाले इस अभियान ने कई देशों का भ्रमण किया। सलाम ने बताया कि वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बड़ी दीवार थी जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद थे। सलाम ने यह भी बताया कि इस दीवार में एक दरवाजा भी था जिस पर लोहे के बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, और उन लोगों ने देखा कि इस दीवार के पास कुछ बहुत ही बुनियादी किस्म के निर्माण उपकरण भी पड़े हुए हैं, यानी वह औजार जिनसे दीवारें बनाई जाती हैं। इस दीवार के सबसे करीब रहने वाली आबादी भी इस जगह से बहुत दूर रहती थी, लेकिन स्थानीय गांव वाले। सलाम ने यह भी बताया कि इस दीवार में एक दरवाजा था जिस पर लोहे के बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, और उन लोगों ने देखा कि इस दीवार के पास कुछ बहुत ही बुनियादी किस्म के निर्माण उपकरण भी पड़े हुए हैं, यानी वह औजार जिनसे दीवारें बनाई जाती हैं। इस दीवार के सबसे करीब रहने वाली आबादी भी इस जगह से बहुत दूर रहती थी, लेकिन स्थानीय गांव वाले यह कहते थे कि यह है वह दीवार जिसे जुल्करनैन ने बनवाया था, और यह है लोहे का वह दरवाजा जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हैं। इस गंदी और बदबूदार जगह से लोग कई कई दिन की दूरी पर रहते हैं, और यहाँ कोई भी नहीं आता सिवाय साल में एक बार के। साल में केवल एक बार गांव वाले यहाँ आते हैं और इस दरवाजे पर दस्तक देते हैं, ताकि अंदर मौजूद याजूज और माजूज को यह पता चल जाए कि इस दीवार की रक्षा करने वाले रक्षक अब भी बाहर मौजूद हैं। रहलत अल तर्जमान अस्सलाम एक अत्यंत रोचक किताब है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जुल्करनैन की दीवार को ढूंढने के लिए एक सरकारी अभियान भेजा गया था।
सलाम बताता है कि कैसे ये लोग महीनों तक महल में रहकर दुनिया भर के नक्शे का अध्ययन करते रहे, उन पर निशान लगाते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े अभियान पर निकलने की तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती हैं। कैसे उन्होंने अपनी दुनिया के अनजान और दूर दराज इलाकों के सफर पर निकलने की तैयारी की, घोड़े तैयार किए, अपने घर वालों से अलविदाई मुलाकातें की, रास्ते में उन्हें याद किया, उन्हें संदेश भेजे और नए नए शहरों को भी देखा। और शहरों की चमक दमक देखने के बाद कैसे इन लोगों ने वीरान घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों को भी देखा। अपने सफर के दौरान इन लोगों ने ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहें भी देखीं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता था कि क्या इंसान इतने खूबसूरत स्थान बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे घटनाएं भी सुनी जिन्हें सुनकर इंसान हैरानियों में डूब जाता। कभी मौका मिला तो मैं आपको इस किताब के दिलचस्पी से भरपूर तीसरी बात भी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और आखिर में एक सवाल, क्या सलाम और उसकी टीम वाकई जुल्करनैन की दीवार तक पहुंच गए थे? सबसे पहले अगर आप सद जुल्करनैन नामक इस जगह को गूगल मैप्स पर देखें, हालांकि आज इस जगह के बारे में कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सलाम के विवरण और उनकी टीम की यात्रा आज भी चर्चा का विषय है। मेरे जैसे कुछ ज्ञान के दीवाने इन गहरे पहाड़ों के अंदर पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक वे वहां गए वह स्थान बर्फ की मोटी परतों के नीचे दब गया था। वे वापस आए और बेहतर मौसम में बेहतर तकनीक और कुछ नए उपकरणों के साथ फिर वापस चले गए। इस बार उन्होंने यह पता लगाने के लिए मेटल डिटेक्टर से पूरी जगह को स्कैन किया कि क्या बर्फ और जमीन के नीचे कोई लोहे का ताला है, लेकिन इन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी चीज असामान्य नहीं लगी। तब सलाम ने किस बांध या दीवार का जिक्र किया होगा? मैंने इस संबंध में काफी आक्रामक शोध कार्य किया। सलाम ने कौन सी जगह देखी होगी, लेकिन मुझे किसी भी प्राचीन पुस्तक में इस गांव और इस बदबूदार जगह का कोई उल्लेख नहीं मिला, और कोई संदर्भ न मिलना इस बात का संकेत था कि मुझे इस घटना में छिपे हुए सुरागों की तलाश करनी चाहिए, भले ही मुझे संदर्भ न मिले। मैं कारण समझ गया। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अब मैं आपको इस अभियान का दूसरा पक्ष दिखाने जा रहा हूं, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि प्राचीन पुस्तकों में इस जगह का उल्लेख पहले स्थान पर क्यों नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए कि जब सलाम का अभियान वापस लौटा तो उनमें से बहुत कम लोग जीवित बचे। अभियान के अधिकांश लोग खराब मौसम और पहाड़ों की कठिनाइयों के कारण रास्ते में ही मर गए। वे वर्षों से बगदाद के मौसम और आगे और पीछे कुक्काक की पर्वत श्रृंखलाओं के आदी थे। वे उत्सुकता से इन लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका सपना सच हो जाएगा और वे जल्द से जल्द दीवार की सुरक्षा के बारे में सुनना चाहते थे। इस अभियान की तैयारी के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, इन लोगों में निवेश किया, उन्हें अलग अलग भाषाएं सिखाईं, उनके पूरे परिवार ने ऐसा किया। क्या आप प्रायोजन के बारे में कुछ समझते हैं? इन सभी तथ्यों में छिपे कारण को ध्यान से समझें। आखिर में सवाल यह है कि क्या सलाम और उसकी टीम वाकई जुल्करनैन की दीवार तक पहुंची थी, या यह सिर्फ एक कहानी थी? इसलिए यह बहुत संभव है कि इन सभी परेशानियों से बचने के लिए सलाम ने खुद ही दीवार वाली बात बना ली हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि खलीफा की इतनी बड़ी निवेश और इतने लोगों की जाने जाने के बाद सलाम खाली हाथ वापस आता और कहता कि उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, सलाम ने जिस दीवार का वर्णन किया वह जुल्करनैन की दीवार के वर्णन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, सलाम ने जिस दीवार का जिक्र किया उसमें बड़े बड़े दरवाजे थे, जबकि जुल्करनैन की दीवार में कोई दरवाजा नहीं था। सलाम की बताई दीवार में लोहे के बड़े बड़े ताले थे, जबकि जुल्करनैन की दीवार में न तो कोई ताला था और न ही चाबी। इसलिए गूगल मैप्स पर मौजूद सद जुल्करनैन नाम की यह प्रसिद्ध जगह, जिसे गूगल आधिकारिक रूप से यह घोषित करता है कि यही याजूज माजूज की दीवार है, तार्किक रूप से यह वह दीवार हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने अपने शोध कार्य के दौरान सलाम की पूरी यात्रा पढ़ी तो मुझे यह पता चला कि वह एक अच्छा इंसान था और अपने समूह के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। अपने समूह के लोगों के लिए वह जंगली जानवरों से भी लड़ा, जिसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई थी। बहरहाल वह एक अच्छा और देखभाल करने वाला इंसान था।
इसलिए मैं सलाम को थोड़ा सा लाभ दूंगा कि अगर उसने वास्तव में कोई दीवार देखी थी और अपनी यात्रा से लौटकर सच बोला था, तो हो सकता है कि उसने 2 ऐसी जगहें देखी हों। यह समझा जा सकता है कि शायद यही जुल्करनैन की बनाई दीवार हो। इनमें से पहली जगह चीन के गांसू प्रांत में स्थित एक बड़ी दीवार है, जिसे ह्यूमन पास या जेड गेट कहते हैं। यह अपने समय में बहुत प्रसिद्ध बाधा हुआ करती थी और इसे उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर आप इसे देखें तो यह कहीं से भी जुल्करनैन की दीवार के वर्णन से मेल नहीं खाती। दूसरी जगह है कैस्पियन सागर के किनारे बसा रूस का एक प्राचीन शहर दरबंद और इसका किला। दरबंद का नाम आप में से शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दरबंद रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आगे जारी रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि पूरा पाठ एक ही बार में अनुवादित किया जाए या इसे हिस्सों में पूरा करें? जब मैंने दरबंद के नाम के संबंध में शोध किया तो मुझे पता चला कि इस शहर का नाम दरबंद इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ईरान के राजा खुसरो प्रथम ने एक बहुत ही भव्य किला बनवाया था। दरबंद हमेशा से जंगलों के जंगली कबीलों के हमलों का शिकार होता रहा है और यह किला दरअसल काकेशस के पहाड़ों को इन कबीलों के हमलों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि अक्सर लोग दरबंद और इसके किले को जुल्करनैन की बनाई हुई रुकावट समझ लेते हैं। लेकिन मेरी राय में जितनी बार मैं आपको जुल्करनैन की दीवार का वर्णन बता चुका हूँ, अब तो आप खुद समझ गए होंगे कि दरबंद का किला जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरी प्रसिद्ध थ्योरी है जिसे हाल ही में लोगों ने अधिक मान्यता दी है। यह थ्योरी मोरक्को और अल्जीरिया के एक अरब शोधकर्ता मुराद अल जुबाई ने प्रस्तावित की है। उनका कहना है कि जुल्करनैन की दीवार रूस के पहाड़ों में हो सकती है क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यह क्षेत्र अंटार्कटिका और अलास्का के बाद दुनिया के सबसे कम खोजे गए इलाकों में से एक है। यहाँ तक कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल टाइगा फॉरेस्ट भी है। साइबेरिया के जंगलों में आज भी ऐसी दूरस्थ और दुर्गम जगहें हैं जहां पुरातत्व अभियानों के लिए उपकरण और मशीनें ले जाना तो दूर, घोड़े की पीठ पर इंसान का पहुंचना भी असंभव है। इसलिए यह संभव है कि रूस के पहाड़ों में ही कहीं ऐसी जगह हो जहां जुल्करनैन ने अपनी दीवार बनाई हो और जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी न हो। जुबाई के अनुसार साइबेरिया के पहाड़ दुनिया के सबसे रहस्यमय इलाकों में से एक हैं। अपनी इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए जुबाई 1958 में घटित एक घटना का उल्लेख करते हैं जिसे डायतलोव पास घटना कहा जाता है। यह एक भयावह घटना थी जिसमें 9 रूसी पर्वतारोही साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए गए लेकिन कभी जीवित वापस नहीं लौटे। उन सभी पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना की असली रहस्यपूर्णता उनकी मृत्यु नहीं है बल्कि वह तरीका है जिससे उनकी मृत्यु हुई। यह 9 पर्वतारोही विश्वविद्यालय के छात्र थे, अनुभवहीन नहीं थे और उनके पास पर्वतारोहण का अनुभव भी था। लेकिन रात के समय जब वे अपने कैंप में सो रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि वे अचानक उठ खड़े हुए और दीवानों की तरह कैंप से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। उन्होंने इतनी हड़बड़ी में भागने की कोशिश की कि ठंड के कपड़े तक पहनने का समय नहीं मिला। यहाँ तक कि कैंप के जिप खोलने के बजाय उन्होंने चाकू से कैंप को काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। उनमें से कोई व्यक्ति केवल कुछ मीटर तक ही भाग सका और कोई उससे थोड़ा आगे, लेकिन फिर वे भी बर्फ में फंस गए। कोई नहीं जानता कि उस रात उनके कैंप में ऐसा क्या हुआ जिससे वे इस तरह भागे। जब उनकी लाशें मिली तो उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके शरीर के अंदर उनकी सभी हड्डियां टूटी हुई थीं। एक लड़की की जीभ तक उसके मुंह से गायब थी। आज तक इस घटना का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है और इस केस की फाइल पर आज भी मृत्यु का कारण अज्ञात लिखा हुआ है। यह घटना हालांकि हमारे विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे यहाँ विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन मैंने आपको इस घटना के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जुबाई इस घटना को एक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि रूस के पहाड़ों में आज भी कई रहस्यमय और अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए रूस के पर्वतीय क्षेत्र वह जगह हो सकती है जहां जुल्करनैन ने अपनी दीवार बनाई हो, लेकिन निश्चित रूप से जुबाई के पास इस संदर्भ में और कोई प्रमाण नहीं है। अब
इस बात से पहले कि मैं आज की कड़ी को समाप्त करूं और आपको जुल्करनैन की दीवार की वास्तविक स्थिति के बारे में बताऊं, मैं एक और थ्योरी का उल्लेख करता हूं। यह थ्योरी न तो पूरी तरह खारिज की जा सकती है और न ही स्वीकार। शायद यही वजह है कि अधिकतर लोग अंततः इसी थ्योरी का समर्थन करते नजर आते हैं। यह थ्योरी यह है कि जुल्करनैन की दीवार अदृश्य है, यानी हमारी आंखों से छुपी हुई है। दीवार तो हमारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। इसे हमारी दृष्टि से ओझल कर दिया गया है। चाहे हम कितनी भी उन्नत तकनीक का उपयोग कर लें, हम इस दीवार को खोज नहीं पाएंगे। यह थ्योरी इस दीवार और उसकी स्थिति को अदृश्य मानने पर जोर देती है। यह विश्वास और आस्था का मामला बन जाता है। लेकिन याद रखें, जब जुल्करनैन अपनी तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे तो वह जगह कोई अदृश्य स्थान नहीं थी। जब जुल्करनैन ने वह दीवार बनाई तो वह किसी अदृश्य सामग्री से नहीं, बल्कि लोहे और तांबे जैसी ठोस सामग्री से बनाई थी। इसी प्रकार जब याजूज और माजूज बाहर निकलेंगे तो यह केवल उसी ठोस और मजबूत दीवार के ढहने के बाद ही संभव होगा। लेकिन चूंकि यह थ्योरी व्यक्तिगत विश्वास से संबंधित है, इसलिए हमें किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। न हम इस थ्योरी को खारिज करते हैं और न ही पूरी तरह स्वीकार। बहरहाल, आज की कड़ी में मैंने आपको जुल्करनैन की दीवार से संबंधित उन सभी स्थापित सिद्धांतों के बारे में बताया जो पहले से मौजूद हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है, जुल्करनैन की तीसरी यात्रा आखिर कहां हुई थी? वह दीवार कहां है? और यह तीसरी यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। आपका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।